नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कुछ पर्सनल रीजंस के कारण लेक्चर्स 4-5 दिन नहीं आए। ठीक है, तो अब से फिर से कंटिन्यू हो रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि चीज़ें देख लीजिएगा। एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जो लोग भी बेसिक प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 108 दिन की सीरीज़ काफ़ी यूज़फुल है, या फिर जो लोग रिवाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो जो एक हिस्ट्री की और क्लासेज आ रही हैं वो काफ़ी इफेक्टिव हैं, उसको भी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत प्रशासन में मध्यकालीन भारत हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, कला और स्थापत्य और कुछ विविध चीज़ें। जितना कुछ कवर हो पाएगा वो आज हम लोग लेक्चर में कवर कर लेंगे बिना समय गंवाए। ठीक है, आइए। तो सबको हम लोग पढ़ लिए हैं एसकेटीएसएल में, सब लास्ट तक लोधी डायनेस्टी तक हमने देख लिया है। अब क्या है प्रशासन में, बारी बारी सबको देखते हुए चलते हैं। जैसे गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 तक शासन किया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश आता है, 90 से लेकर के 20 तक शासन करता है। टोटल 30 वर्ष का शासन होता है खिलजी का। ठीक है, फिर तुगलक वंश के शासक आते हैं, जो कि सबसे लंबा शासन काल है इनका पूरे सल्तनत में। जो तुगलक डायनेस्टी है वो सबसे लंबे दौर के लिए शासन करते हैं, 1320 से लेकर के 1412 तक शासन करते हैं। सैयद वंश 1414 से 1451 तक शासन करता है, और 1451 से 1526 तक लोधी शासन करते हैं। तो अगर देखेंगे तो सबसे छोटा है खलजी का, जो कि 1290 से 1320 यानी कि 30 साल का इनका टोटल शासन है। और वहीं जो तुगलक वंश का शासन है वो आपका कुल 92 साल का शासन है। ठीक है, चल सेम चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है कि तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था। ठीक है, अब ये एक पॉइंट तो ये बन गया जहाँ से प्रश्न आता था, वो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी कि भाई अगर सबसे लंबे शासनकाल की बात की जाए तो किसको टिक करेंगे, तुगलक को। सबसे छोटे शासनकाल की बात की जाए तो किसे टिक करेंगे, तो खलजी को टिक करेंगे। ओके, अब कह रहा है कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान जो थे वो तुर्क वर्ग के थे। तो ये भी याद रखना है कि अधिकांश जो अमीर हैं या फिर सुल्तान हैं वो तुर्की हैं या तुर्किश हैं। ठीक है, टर्किश बोलेंगे, वो तुर्क वर्ग के हैं। और सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। एक तरह से जो भी सिस्टम चल रहा था सल्तनत काल में, उसमें जो केंद्रीय सत्ता थी या उसका जो प्रधान है वही सुल्तान है। ठीक है, सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। किसी व्यक्ति को किसी ठीक ठाक पद पर अगर अपॉइंट कर दिया गया तो उसे बोला जाता था अमीर। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो अभी अमीर की बात की गई है वो अमीर यानी कि वणिक, मतलब क्या बोलेंगे, धनी वर्ग को नहीं डिनोट करता है, वो बेसिकली किसी पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति को डिनोट करता है। हालांकि पोस्ट पर बैठेगा तो धीरे धीरे अमीर हो ही जाएगा। ठीक है, अमीरों का प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा जब सुल्तान अयोग्य, निर्बल और अल्पवयस्क होता है, उस समय अमीर जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी हो रहे हैं। ठीक है, ये भी चीज़ याद करने लायक है। अब कुछ प्रशासनिक विभाग हैं जिनसे प्रश्न आता है, तो याद रखना है कि कौन कौन से हैं, और इसमें थोड़ी भी कोताही नहीं बरतनी है कि ये वाला छोड़ देंगे, ये वाला याद कर लेंगे। सारा कुछ याद करना है जो भी दिया हुआ है। पहला है दीवाने मुस्त खराज। तो याद रखना है खम्स खराज से खराज याद करना है कि दीवाने मुस्त खराज, जो कि राजस्व विभाग को डिनोट करता है, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में आया था। ठीक है, तो दीवाने मुस्त खराज किसके समय में आया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में आया था। दीवाने रियासत तो बाजार नियंत्रण को दिखाता था, और बाजार नियंत्रण को लेकर के जो मैक्सिमम रिफॉर्म हुए थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। दीवाने अमीर कोही यानी कि कोही जो वर्ड है ये कृषि विभाग को लेकर के डिनोट किया जाता है। तो दीवाने अमीर कोही जो है एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। अब ये इन तीनों पर ही बहुत मतलब कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है, दीवाने खैरात, तो खैरात यानी कि दान देने का जो सबसे ज़्यादा प्रचलन है वो किसके समय में था, तो फिरोज शाह तुगलक के समय में था। इसने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल भी बनाया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या नाम है उस हॉस्पिटल का। ठीक है, फिर दीवाने बंदगान, तो ये भी फिरोज शाह तुगलक के समय में था, क्योंकि 1 लाख प्लस जो है टोटल इनके समय में किसकी संख्या थी, दासों की संख्या थी। ठीक है, तो दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान ये दोनों फिरोज शाह तुगलक का है। ठीक है, इसके बाद कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित है। ठीक है, दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित है, जो कि बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसको भी याद रख सकते हैं कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसको बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर आता है दीवाने रिसालत जो है धार्मिक मुद्दे और विदेशी मामलों की देखरेख करता था। दीवाने इंसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। तो जहाँ भी आप इंशा देखेंगे वहाँ समझ जाएंगे
कि पत्र व्यवहार से संबंधित कोई बात है। फिर आता है दीवाने वजारत। तो वजारत जो है वजीर से संबंधित है या वित्तीय मामलों की देखभाल करने वाले को वजारत कहते हैं। ठीक है, तो राजस्व विभाग से संबंधित दीवाने वजारत है। ठीक है, वजारत एक ऐसी संस्था है जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई है। देखिए वजारत किसको कहते हैं पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कुछ ऐसी संस्थाएं जो कि अरबी नहीं है, यानी कि गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया और मुस्लिम सम्राट के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए, ठीक है, यानी कि उनको मुस्लिम परिषद के अधीन लाया गया और उनके लिए जो नाम रखे गए उन्हीं को हम लोग वजारत की संज्ञा, मतलब हम लोग नहीं, उन्हीं को वजारत की संज्ञा दी गई थी। वजारत एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा किससे मिली? तो अब्बासी खलीफाओं ने इसको पर्शिया या फारस से लिया था कि वजारत को एक संस्था के रूप में अपना लिया जाए। ठीक है, उसके बाद राज्य का जो प्रधानमंत्री होता था उसे वजीर कहते थे और महमूद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए थे जो कि शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। तो प्रश्न पूछा हुआ है तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग यानी कि दीवाने वजारत का प्रधान होता था। जैसा मैंने बताया कि वजीर और वजारत जो है दोनों ही एक दूसरे से निकले हुए शब्द हैं, तो ये याद रखना है कि वजीर राजस्व विभाग का हेड है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, और दीवाने वजारत बेसिकली इसको कहते हैं, उसका ही प्रधान होता था। वह लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यय इत्यादि सभी चीज़ों का देखभाल करता था, यानी कि जो भी राजस्व पर वहन होता था उस चीज़ों का देखभाल वो करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय वजारत का स्वर्ण काल है। तो ये भी पूछता है कि कौन सा काल है सल्तनत काल का जो कि वजारत का स्वर्ण काल है, कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है कि तुगलक काल मुस्लिम मतलब वजारत का जो है भारतीय वजारत का स्वर्णकाल कहलाता है। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया गया था। तो ये भी याद रखना है कि किस प्रणाली के आधार पर किया गया था सेना का संगठन और पदों का विभाजन, तो दशमलव प्रणाली के आधार पर किया गया था। घुड़सवारी की टुकड़ी का प्रधान उस समय सरे खेल कहलाता था। ठीक है, अब ये क्रोनोलॉजी ढंग से याद करिएगा कि जो घुड़सवारी टुकड़ी का प्रधान है उसको सरे खेल कह रहे हैं और 10 सरे खेल के ऊपर एक सिपह सालार होता था और 10 सिपह सालार के ऊपर एक अमीर होता था और 10 अमीर के ऊपर एक मलिक होता था और 10 मलिक के ऊपर एक खान होता था। तो इसकी क्रोनोलॉजी ढंग से याद करिए। ठीक है, तो ये जो क्रोनोलॉजी है, सरे खेल के ऊपर सिपह सालार, उसके ऊपर अमीर, फिर मलिक और खान। ठीक है, तो इसको किसी तरह से याद कर सकते हो, के मास करके याद कर सकते हो। ठीक है, ये पूछा जाता है तो इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, फिर आता है सुल्तान जो होता है सेना का सेनापति होता है, तो ऑलमोस्ट सबको ये चीज़ें पता है। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों की दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सल्तनतकालीन शासक है जिसने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर या कुरान के नियमों को आधार बना करके करारोपण या टैक्सेशन प्रोसेस जो है उसको रिफॉर्म किया था। तो उसका नाम है फिरोज तुगलक। उसने कहा कि कुरान में 4 कर लगाने की अनुमति है, जैसे खराज, जजिया, खुम्स और जकात। मतलब कुरान के बेसिस पर इसने 4 टोटल जो है कर लगाए। तो याद रखना है खराज, जजिया, खुम्स और जकात। खुम्स जो होता था या खम्स भी बोलते हैं, इसको लूट का धन कहते थे। ठीक है, और जजिया जो है वो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, जैसे मान लीजिए कि हिंदुओं से लिया जा रहा है। जो युद्ध में शत्रु राज्य सेना की मतलब लूट में प्राप्त होता था उसी को हम लोग खम्स कहते थे। ठीक, अब एक पॉइंट यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ भी याद रखिएगा। कह रहा है कि लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 जो है वो राजकोष में जमा होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में ठीक इसका अपोजिट था कि सैनिकों में जो बांटा जाता था वो 1/5 था और जो रखा गया वो तो 4/5 भाग मैंने बताया कि राजकोष में रखा जाता था या अपने पास रखा जाता था। तो ऐसा 2 लोग कर रहे थे। कौन कौन करता था? एक तो खिलजी कर रहे थे और एक मोहम्मद बिन तुगलक कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक राजकोष में ज़्यादा पैसा जमा कराते थे। ऐसी चीज़ें याद रख लीजिए। ठीक है, ठीक है। सिकंदर लोदी एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, लोदी वंश का है ये, जो कि गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लेता है, कि अगर कहीं गड़ा हुआ खजाना मिलता है तो उसमें से कोई हिस्सा ये अपने पास नहीं रख रहा है। सल्तनत काल की सबसे छोटी इकाई के बारे में पूछा जाता है, शासन की सबसे छोटी इकाई तो है ग्राम। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि सल्तनत काल की शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो कि स्वशासन था, पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। बस छोटी इकाई का नाम याद रख लो कि ग्राम थी। और ग्राम स्तर पर जो चौधरी था वो भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जैसे लेखपाल होते हैं उसी तरह उस समय जो चौधरी था वो भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं थी, जीतल और टंका। आपको पता है कि इल्तुतमिश ने चलाया था
और जीतल को मैंने पीतल से याद करना बताया था। तो जो कॉपर कॉइन होती थी उसको जीतल बोलते थे और जो सिल्वर कॉइन होती थी उसको टंका बोलते थे। अब उसमें भी है कि 176 ग्रेन के आसपास होता था जीतल का भार और ये सारी चीज़ें, तो बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, बस इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। तो अरबी सिक्के बहुत लोगों ने चलाए, लेकिन अगर पूछता है कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए तो वो इल्तुतमिश ने चलाया था। और इल्तुतमिश जो था वो आपके गुलाम वंश का रियल फाउंडर कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसने जो अपनी राजधानी थी उसको दिल्ली स्थानांतरित करके यहां से शासन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। जीतल एवं टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 था। मतलब अगर उसके दाम को देखा जाए तो 1:48 था। तो मैंने बताया भी कि टंका जो है वो आपका चांदी का है, तो उसकी ऑब्वियसली वैल्यू जो होगी वो अधिक होगी। तो 1:48 यानी कि 148 से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे भी याद कर सकते हो कि टीजे 148 याद कर लो, यानी कि 1:48 का रेशियो था टंका और जीतल में। तो ये याद रखना कि टंका पहले आता है और वो महंगा है, ठीक है। तो अनुपात उसी हिसाब से बनेगा। अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में बात कर रहा है कि 1242 से 46 के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था, जिनका नाम था खलीफा अल मुस्तसीम। तो दो तरह का प्रश्न इस पर पूछा हुआ था, ठीक है। एक तो पूछा था कि बगदाद के खलीफा का नाम किसने लिखवाया, और दूसरा पूछता है कि बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम किसके सिक्कों पर था, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है और बहुत ही माइनर डिफरेंस। अगर पढ़ने में थोड़ी भी मिस्टेक हुई तो ये चीज़ें गलती हो सकती हैं। तो याद रखना है अलाउद्दीन मसूद शाह जो कि 1246 तक शासन किया, 1242 से स्टार्ट किया। इसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा जिनका नाम है अल मुस्तसीम, इनका नाम जो है अंकित हुआ था। फिर आता है कि इल्तुतमिश के सिक्कों पर खलीफा अल मुस्तनीर मुस्तनसीर का उल्लेखित उल्लेखित होता है, जो कि 1226 से 42 तक खलीफा रहते हैं। अब देखिए कितना माइन्यूट डिफरेंस है, दोनों चीज़ें यहाँ पर मिल गई। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आप देख सकते हो कि कितने घटिया स्तर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी मिस करोगे अंतिम खलीफा और खलीफा को लेकर के पढ़ने में तो क्वेश्चन जो है वो बदल जाएगा। हदीस क्या होता है? तो हदीस के ऊपर भी एक प्रश्न पूछता है। तो इस्लामिक कानून है, जबकि जवाबित भी एक कानून है जो कि राज्य कानून से संबंधित है, ठीक है। तो हदीस हमेशा याद रखना है कि इस्लाम से संबंधित एक कानून है और जवाबित वहीं पर राज्य कानून से संबंधित होता है, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत का कला एवं स्थापत्य की। क्या इन लोगों की कला थी, क्या क्या स्थापत्य इन लोगों ने क्या क्या बिल्डिंग आर्किटेक्ट बनवाया, उस बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न आने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं रेड मार्क करूंगा, बाकी चीज़ें येलो से टारगेट करते हुए देखते जाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, ठीक है, जो कि एक मस्जिद है, और दिल्ली में राय पिथौरा के किला के निकट कुव्वतुल इस्लाम बनवाया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है अजमेर में और कुव्वतुल इस्लाम बनवाता है दिल्ली में राय पिथौरा के किले के निकट। कुतुब मीनार का निर्माण भी यही शुरू करवाता है, जिसको पूरा करवाता है इल्तुतमिश 4थी मंजिल तक, ठीक है। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी, अब देखिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ रेड से। इल्तुतमिश का जो कंस्ट्रक्शन है या स्थापत्य है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रश्न में पूछा जाता है। सुल्तानगढ़ी, हौजे शमशी, शमशी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद, जैसे जामा मस्जिद अलग अलग है, दिल्ली में भी है, बदायूं में है, तो इस तरीके से बदायूं की जो जामा मस्जिद है वो इल्तुतमिश बनवाता है। अतरकीन का दरवाज़ा जो कि नागौर में है ये भी बनवाता है। तो साथ में एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। तो सुल्तानगढ़ी, इस पर प्रश्न पूछा हुआ है, हौजे शमशी, शमशी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद और अतरकीन का दरवाज़ा। तो अतरकीन के दरवाजे पर भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये सारे कंस्ट्रक्शन स्थापत्य जो है इसको याद रखेंगे। अलाई दरवाजा का निर्माण कौन करवाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है अलाई दरवाजा का निर्माण करवाता है। कुतुब मीनार के नज़दीक ही है एक्चुअली वो एक, अगर कुतुब मीनार आप लोग गए होंगे या जितने लोग भी गए हैं तो एक टूटा सा कंस्ट्रक्शन है, वही अलाई दरवाजा है, ठीक है। लाल पत्थरों से उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि जो लोग भी मतलब कुतुब मीनार के उस परिसर में गए होंगे, ठीक है, तो उसके पास ही आप लोगों ने एक और मीनार का अनकंस्ट्रक्टेड पोर्शन देखा होगा, ठीक है, जो कि निर्माण नहीं हुआ है, जिसका नाम है अलाई मीनार। तो जो खिलजी था वो बहुत महत्वाकांक्षी था, जैसा कि आप लोगों को पता है, ठीक है। तो खिलजी ने क्या किया कि कुतुब मीनार के डबल हाइट का एक ड्रीम देखा कि हम उससे बड़ा एक कंस्ट्रक्शन करवाएंगे और उसका नाम रखा अलाई मीनार। लेकिन उसकी केवल एक ही मंजिल बन चुकी है और मतलब
पत्थरों के रूप में वो दिखाई देता है, काफ़ी ऊंचा सा स्ट्रक्चर है। तो जो लोग गए होंगे वो अलाई मीनार को जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो वो चाहता था कि मैं एक डबल हाइट का, दुगुनी ऊंचाई का बनाऊं, जिसका नाम अलाई मीनार उसने रखा था। ठीक है, तो अलाई दरवाजा और अलाई मीनार एक ही रिलेटेड है दोनों। ठीक है, निर्माण जो है अलाई दरवाजा का बताया गया है कि लाल पत्थर तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। फिर डेट दी हुई है, तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे आते हैं फैक्ट पर कि अलाउद्दीन खिलजी निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जमाते खाना मस्जिद हजार सितून, तो हजार सितून के बारे में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, और हौज़ अलाई का निर्माण करवाया था। तो हजार सितून का निर्माण किसने करवाया, तो ये भी याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जमाते खाना मस्जिद का निर्माण भी इसी ने कराया है। आगे देखते हैं कि सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने राजपूताना में ऊखा मस्जिद, तो ऊखा मस्जिद के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है कि ऊखा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो ऊखा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी ने करवाया अलाउद्दीन खिलजी के बाद। ठीक है, और भारत में विशुद्ध, अब देखिए यहाँ पर भी प्रश्न पूछता है कि विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा जो है सुल्तान बलबन द्वारा किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया था, और उसके खुद का मकबरा ये था। तो ये भी याद रखना है कि शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया, तो आंसर हो जाएगा बलबन के द्वारा। और अगर ये पूछा जाए कि किसका बनवाया था उसने, तो स्वयं का ही मकबरा उसने बनवाया था। ठीक है, बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई देता है। वहीं अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई देता है। तो अगर प्रश्न ये पूछता है कि मतलब किस कंस्ट्रक्शन में या किस स्थापत्य में वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई देता है, तो अलाई दरवाजा में हो जाएगा। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो जमाते खाना मस्जिद बना था वो पूर्णतः इस्लाम शैली में प्रथम मस्जिद जो है निर्मित हुआ था। तो ये भी चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें इसमें दी हुई हैं, तो सबको जो है ठीक से याद रखना है। जैसे अगर प्रश्न ये पूछे कि विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा, ये याद रखिएगा ये मकबरा है, मस्जिद नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका राय पिथौरा के समीप बना हुआ बलबन का जो स्वयं का मकबरा था वो। लेकिन अगर सेम चीज़ इस तरह से पूछे कि कौन सा ऐसा मस्जिद है जो कि विशुद्ध इस्लामी शैली में या पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है, तो मस्जिद के नाम पर आप लगाएंगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो निर्मित जो जमाते खाना मस्जिद है वो। ठीक है, तो मकबरा और मस्जिद में दोनों में डिफरेंस करके चलेंगे। आता है गयासुद्दीन तुगलक की बात। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है एक नगर की स्थापना करते हैं, उसका नाम रखते हैं तुगलकाबाद। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। वहीं मोठ की मस्जिद जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। तो लोदी वंश के जो शासक हैं सिकंदर लोदी, उनके द्वारा बनाया हुआ है। ठीक है, और सिकंदर लोदी का मकबरा कौन बनवाया है, तो उसको बनवाया है इब्राहिम लोदी ने। ठीक है, फिर राणा कुंभा का कीर्ति स्तंभ काफ़ी फेमस है, आप इसका फोटो भी देख सकते हो। ठीक है, तो मालवा विजय के बाद जो है मेवाड़ के जो राजा हैं राणा कुंभा, उन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया है। और निर्माण किया किसने है, तो जैता ने निर्माण किया है। ठीक है, और इसके प्रशस्तिकार कौन है, अत्रि और महेश। तो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कीर्ति स्तंभ बेसिकली एक आपका पॉन्ड या तालाब कह सकते हो, उसके बीच में कंस्ट्रक्टेड है एक कीर्ति स्तंभ, और उसको जैता ने कंस्ट्रक्ट कराया है। महाराणा कुंभा मालवा विजय के बाद जब लौटे तो उन्होंने ऑर्डर किया होगा, उस हिसाब से जैता ने कंस्ट्रक्ट करा, और उस पर जो लिखा गया है यानी कि जो प्रशस्तियाँ लिखी गई हैं वो अत्रि और महेश ने लिखा है। चलिए देखते हैं साहित्य से रिलेटेड सल्तनत काल में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं। पहला कि अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, तो पूरा नाम याद कर लीजिए पहले। तो सबसे पहला प्रश्न यहीं से बन सकता है कि अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो का एक्चुअल नाम क्या है या किसका नाम ये है। ठीक है, तो अमीर खुसरो का नाम जाना जाता है। 1253 में जो है उत्तर प्रदेश के कासगंज में, जिसको कांशीराम नगर इस समय कर दिया गया है जिला, वहाँ पर पटियाली नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तो याद रखना है कहाँ हुआ था, पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। कभी कभी केवल पटियाली ऑप्शन में देता है, कभी कभी कासगंज देता है, लेकिन अगर जिले का नाम देगा तो काशीराम नगर जिला दे सकता है। ठीक है, इन्होंने स्वयं को कहा तूतीय हिंद, ठीक है ना, या तूती ए हिंद, जो भी आप पढ़ लीजिए, तो तूतीय हिंद इन्होंने स्वयं को कहा था। 8 वर्ष के थे तभी से कुछ ना कुछ जो है पोएट्री करना स्टार्ट कर दिए थे। ऐतिहासिक विषय को लेकर इनकी पहली जो मसनवी है किरान उस सादेन है। तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि जो आपका तूतीय हिंद अमीर खुसरो जी हैं, उनका जो पहला मसनवी है वो किसको माना जाता है, तो उसको माना जाता है किरान उस सादेन को। ठीक है, उनकी अन्य रचनाओं में मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख़ दिल्ली, खज़ाइन उल फुतूह, बहुत बार पूछा हुआ है खज़ाइन उल फुतूह के बारे में।
आशिका, आशिका में देउल रानी और खिरज खां के प्रेम का वर्णन है। नूर सिपिहर तथा तुगलकनामा प्रमुख है। तो जितने भी अभी यहाँ पर मैंने टेक्स्ट पढ़े हैं इनके सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं टिक कर दे रहा हूँ, जैसे आशिका, नूर सिपिहर, ठीक है, और खजाइन उल फतूह, ये तीनों चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा मिफ्ताह उल फतूह, तारीख़ दिल्ली और तुगलकनामा भी प्रमुख है। अब आगे बात करते हैं कि अंतिम जो ऐतिहासिक मसनवी है वो कौन सी है? तुगलकनामा, जो कि अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। खुसरो पहला मुसलमान है जिसे भारतीय होने का दावा किया गया है, ठीक है। भारत में ही ये बेसिकली पैदा हुए, कासगंज में, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने दावा किया। अमीर खुसरो कहते हैं कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ, यानी कि 3 लैंग्वेज बोलने के बारे में खुद ही बताते हैं। भारत में कव्वाली का आरंभ कौन किया? तो इन्होंने ही किया। और जो है तबले का आविष्कार कौन किया? तो इन्होंने ही किया। तो ये भी चीज़ याद रखनी है। कव्वाली नामक संगीत शैली का प्रारंभ कौन करता है? तो अमीर खुसरो करते हैं। नई फारसी काव्य शैली जिसको बोलते हैं सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो है। उनका कहना था न लफ्ज़े हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है, ठीक है। तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हिंदी की बड़ाई कर रहे हैं, उसकी लोकप्रियता बिल्ड करने में या बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इन्होंने तबला और सितार का जो है प्रचलन 13वीं शताब्दी में किया। तो अगर पूछा जाए कि तबला का आविष्कार कौन करता है तो खुसरो करते हैं, और सितार का आविष्कार कौन करता है तो एक तरह से खुसरो ही करते हैं। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि जो सितार है वो कैसे बना। तो तंबूर होता है, ठीक है, पर्शिया का, और इंडिया का जो वीणा था उसको मिला करके बनाते हैं। उसका हिंदी नाम कुछ अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके जो है बना था। फिर भारत में जो फारसी साहित्य है उसका विकास कैसे हुआ? तो मुस्लिम विजेताओं के आगमन से हुआ, ठीक है। तो मुस्लिम विजेता जब आए तो धीरे धीरे पर यहाँ पर फारसी साहित्य स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर जो फारसी है उसको राजभाषा के रूप में दिल्ली सल्तनत में स्थान प्रदान किया गया। अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, जैसे पहला मैं बता रहा हूँ तबकात नासिरी, जो कि मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है, जो कि सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित किया गया है। तो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मिनहाज उस सिराज एक व्यक्ति हैं जिनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है तबकात नासिरी, और नासिरी से याद रखना है कि नसीरुद्दीन जो कि सुल्तान है उनको समर्पित किया गया है। वहीं शम्से सिराज अफीफ तथा जियाउद्दीन बर्नी ने एक ही नाम से अलग अलग किताब तारीख़ फिरोजशाही की रचना की है, ठीक है। तो कौन कौन किया है? तो शम्से सिराज अफीफ ने किया है और जियाउद्दीन बर्नी ने एक ही नाम से मतलब अलग अलग किताब तारीख़ फिरोजशाही की रचना की है। वहीं ताजुल मासिर एक बुक है जिसको सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निज़ामी या केवल हसन निज़ामी आप याद कर सकते हो, पूरा ना याद करके हसन निज़ामी ने लिखा है ताजुल मासिर। डायरेक्टली इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हुए हैं और मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछते हैं। तो अगर आप एक भी करेक्टली हिट करते हो तो आपको चीज़ें जो है बाकी मिल जाएंगी सही सही, ठीक है। याहिया बिन अहमद एक व्यक्ति हैं, उन्होंने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख़ मुबारक शाही लिखी है। तो ये भी याद रखिएगा कि याहिया बिन अहमद जो पोएट हैं, जो साहित्यकार हैं, उन्होंने तारीख़ मुबारक शाही लिखी है मुबारक शाह के संरक्षण में, जो कि सैयद शासक हैं, जो कि सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। अब देखिए शायद मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन लास्ट ईयर आरओ के पेपर में या इसी साल आरओ के पेपर में या लास्ट ईयर यूपीपीसीएस के पेपर में सैयद वंश की क्रोनोलॉजी पूछी थी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी पढ़ के जानी हैं जो कि थोड़ी कॉर्नर की हैं और उस पर ध्यान ना जा रहा हो। शम्से सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी ने अलग अलग लिख दिया है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तथा ख्वाजा अबू मलिक इसामी ने फुतूह उस सलातीन लिखी है। तो देखिए जो ऑड नाम है, जैसे अभी तक जितने नाम बताए वो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे हुए और याद है, ये भी पूछा हुआ है, लेकिन ये इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलेंगे यूज टू नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा याद करके जानी है कि ख्वाजा अबू मलिक इसामी जिन्होंने फुतूहुल सलातीन की रचना की है। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य और कला का भी पोषक रहा है। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों की रचना की है या प्रणयन किया है। तो ये भी याद रखेंगे कि राणा कुंभा जो कि कीर्ति स्तंभ बनवाए हैं, ठीक है, और चैता ने उसमें हेल्प की है उनकी, जैता ने। तो वहाँ उन्होंने कुछ संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा और संगीत राज आदि भी ग्रंथ लिखे हैं। वहीं तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो उन्होंने अपने संस्मरण फुतुहात फिरोज शाही के नाम से इन्होंने भी लिख रखा है, ठीक है। अब आता है दिल्ली सल्तनत के विविध के कुछ पोर्शन। तो पहला बात यह है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया, ठीक है। तो आपको पता भी होगा कि जो अपना कुतुबुद्दीन ऐबक है सल्तनत काल का, यानी कि गुलाम वंश का एक तरह से संस्थापक कहा जा सकता है,
तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मरता कैसे है? तो चौगान खेलते हुए। तो चौगान ही पोलो है, तो तुर्कों ने ही स्टार्ट किया, ये बात बिल्कुल यहाँ पर जो है क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब वही चीज़ लिख दी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है चौगान या पोलो खेलते हुए जो है डेथ किया था 1210 में, जब घोड़े से गिर गया था। ठीक है, सल्तनत कालीन में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठने वाले व्यक्तियों यानी कि उलेमाओं को सामूहिक रूप से दस्तर बंदान कहा जाता है, यानी कि पगड़ी पहनने वाले। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि दस्तार बंदान किसको कहा जाता है? तो जो भी उलेमा है, जो उच्च पदों पर या न्यायिक पदों पर बैठ रहे हैं, उन्हें ही कहा जाता है, क्योंकि सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। अब इस पगड़ी से, न्यायिक अधिकारियों की पगड़ी धारण करने से एक बात याद आई कि वो कौन सा मॉडर्न हिस्ट्री में वो कौन सा व्यक्ति है जिसने ये पहनने से इनकार कर दिया था, जब वो मतलब आप कह सकते हो कि अध्यक्ष के पद पर बैठे एक तरह से। ठीक है, तो